हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 6 रेखाएं और कोण इसके परिचय का दूसरा भाग करेंगे। इसके परिचय के पहले भाग में ये सब टॉपिक्स आपने पढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में आप इसका दूसरा भाग सीखेंगे जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि आसन्न कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। इसके बाद परिचय का तीसरा भाग आएगा जिसमें आप समांतर रेखाओं के गुण सीखेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और एग्जांपल्स के सॉल्यूशन की वीडियोस भी आएंगे। सभी के वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले समझिए कि आसन्न कोण क्या होते हैं। देखो, अगर मैं आपको आसन्न का मतलब बता दूंगा तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ये जो शब्द यहाँ पर है आसन्न, इसका मतलब होता है सटा हुआ, लगा हुआ, बिल्कुल निकट। तो मान लो कि दो ज़मीन के दो टुकड़े हैं और इस तरह से एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, तो हम कहेंगे कि ये आसन्न हैं। ये ज़मीन के प्लॉट आसन्न हैं। ये वाला प्लॉट इसके आसन्न है, ये वाला इसके आसन्न है। ये दो मकान भी हो सकते हैं लगे हुए एक दूसरे से। तो ऐसे ही जब कोणों की बात आती है तो जब दो कोण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं तो उनको आसन्न कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक कोण ये है और दूसरा कोण इसी से सटा हुआ है, तो इस कोण को और इस कोण को हम कहेंगे कि ये कोण और ये कोण आसन्न कोण हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको ये एक प्रॉपर वे में समझाता हूँ परिभाषा के साथ। तो सबसे पहले ये बताओ कि कोण क्या होता है, उसके क्या क्या अंग होते हैं। तो जब भी दो रेखाखंड या दो किरणें इस तरह से एक दूसरे पे ऐसी झुकी हुई होती हैं तो इनके झुकाव को कोण कहते हैं। तो दो किरणें जब एक बिंदु से ऐसे निकलती हैं तो उन किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये तो है कोण। देखो, ये रेखाखंड भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दो रेखाखंड भी हो सकते हैं। तो यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, ये है शीर्ष। ये बिंदु, ये है शीर्ष। और ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं भुजाएं। तो ये भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो ये है एक कोण के अंग। अगर आपको लिखना हो तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, शीर्ष O हो गया, ये A है और ये B है। तो शीर्ष यहाँ पर क्या है, शीर्ष है इसका O। और भुजा क्या है, एक भुजा है OA और एक भुजा है OB। समझ गए आप। यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं, AOB और ये वैसा ही है, ठीक है ना। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब अगर हम इसमें एक भुजा ये खींच लें OC, तो एक कोण ये बन गया। तो इनको हम आसन्न कोण कहते हैं। एक ये और ये आसन्न कोण हैं। लेकिन अब इसमें गुण देखो, क्या क्या गुण इसमें हैं। तो यहाँ पे आपको 3 गुण दिखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस कोण और इस कोण की जब हम बात करें तो इसका शीर्ष एक ही है। ये दोनों कोणों के लिए शीर्ष का काम कर रहा है। तो पहला गुण ये है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण ये है कि इनमें एक भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये भुजा इसके लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। समझ गए। और तीसरा गुण देखो, इसका जो आंतरिक पृष्ठ है, इसका जो अंदर वाला एरिया है और इसके अंदर वाला एरिया, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। इसका एरिया अलग और इसका एरिया अलग। ये 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो ये 3 बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि, तो ये कोण ये है, ये है, ये आसन्न कोण हैं। अब क्यों हैं,
यदि उनका शीर्ष एक ही हो तो जैसे आपने देखा इन ये और इन दोनों का शीर्ष एक ही है ना। पता चला कि एक कोण मान लो कि ये है और एक कोण ये है, ये और ये। तो कहीं आपको ये लगे कि अरे भाई इनमें तो एक भुजा कॉमन है तो ये कोण आसन्न कोण हो गए हैं। नहीं, ये आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इनका शीर्ष एक जैसा नहीं है। इस कोण का शीर्ष तो ये है और इस वाले कोण का शीर्ष ये है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो शीर्ष एक ही होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, बिल्कुल ये आप समझ चुके हो, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि एक कोण तो बन गया ये और दूसरा वाला कोण बन गया ये। अब भले उनका शीर्ष एक ही है लेकिन कोई भुजा तो कॉमन नहीं है ना, अगर मैं इस कोण और इस कोण की बात करूं तो इसलिए ये भी आसन्न कोण नहीं है क्योंकि उनमें भुजा कॉमन नहीं है। इस तरह से भुजा कॉमन होनी चाहिए और कोण एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। ओवरलैप करने का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर आना, तो कोण एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखो कभी कभार क्या होता है कि आपके पास प्रश्न आ जाता है कि देखो एक कोण तो है ये और दूसरा कोण है ये वाला। ध्यान रखना, एक कोण ये पूरा है और एक कोण ये है। अब अगर पहली शर्त देखें, क्या ये कोण, ध्यान रखना ये, और मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये पूरा वाला कोण यानी ए ओ बी सी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोण ए ओ बी की और कोण सी ओ बी की। तो इन दोनों कोणों को देखें तो इनका शीर्ष एक ही है, बिल्कुल एक ही है। अब दूसरा देखो, क्या उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन, बिल्कुल है। भाई ये भुजा इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, तो ये तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो आसन्न कोण होना चाहिए। नहीं, एक और कंडीशन है कि उनमें कोई भी पृष्ठ उनका एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पृष्ठ की बात करूं तो ये पृष्ठ इस कोण के अंदर भी आ रहा है और इस कोण के अंदर भी आ रहा है, तो ये ओवरलैप होता है एक दूसरे के ऊपर आना। तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया है, तो इसलिए अब ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। समझ गया ना। यहाँ पर बिल्कुल इस कोण का एरिया अलग है, इस कोण का एरिया अलग है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हों, इसलिए ये आसन्न कोण है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझनी है कि ये तीनों गुण होने चाहिए दो कोणों में, तब जाके वो आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण हैं। अब समझ आ गया। तो फाइनली एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि आसन्न कोण में अगर पूरे एंगल की हम बात करें, ये पूरा कोण, कोण ए ओ सी, ये क्या होगा, ये होगा कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, है ना। यानी ये पूरा कोण है, ये कोण प्लस ये वाला कोण। समझ गए ना आप आसन्न कोण क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, दोनों कोण एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए बस। तो ये कोण आसन्न कोण है, ये और ये। इवन अगर मैं एक सीधी रेखा खींचूं और ये कर दूं तो ये कोण और ये कोण, ये भी आपस में क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि ये बिल्कुल लगे हुए हैं और ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अब आप समझ गए आसन्न कोण क्या होते हैं। तो आई होप ये पहला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं रैखिक युग्म क्या होते हैं। तो देखो अगेन, अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा पूरा शाब्दिक अर्थ तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या होते हैं ये। पहला है रैखिक। रैखिक होता है एक रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, तो रैखिक ये हो गया है। फिर है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा।
तो एक रेखा में अगर मान लो ये हमने एक किरण यहाँ से निकाल दी या एक रेखाखंड निकाल दिया, तो अब यहाँ पर दो कोण बनते हैं, एक ये है और एक ये वाला कोण है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अभी अभी हमने आसन्न कोण पढ़े थे, आप दोबारा आसन्न कोण पढ़ा रहे हैं क्या? देखो, ये आसन्न कोण तो हैं, लेकिन ये इसकी खास बात ये है कि एक सीधी रेखा पर हैं ये, और इस वजह से अगर आप इसको और इसको आपस में जोड़ोगे इन दोनों कोणों को तो 180 अंश आएगा। यहाँ पर इनको मैं नाम देता हूँ, ये O है, A B C। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोण पूरे AOB की, पूरा जो कोण है, तो ये तो 180 अंश है, क्योंकि सीधी रेखा है, सीधी रेखा 180 अंश होता है। लेकिन इस पे एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, यानी कोण AOC प्लस कोण COB कहो या BOC कहो, बात एक ही है। इन दोनों को मिला के 180 अंश आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण मिलाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये सीधी रेखा है 180 अंश। तो ये है, तो जब भी दो कोणों को प्लस करके, जब भी दो कोण इस तरह से एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी दो कोण हो उनको प्लस करके 180 आ रहे तो रैखिक युग्म हो जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है। अगर मान लो हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि अगर आप इसके दो कोण लें, ये और इसको जोड़ें, तो ये हमेशा 180 अंश आता है ना। अगर ये 60 होगा तो पक्का ये 120 होगा, तो इनको प्लस करके हमेशा 180 अंश ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि इनको रैखिक युग्म बोल दें हम, नो, रैखिक युग्म इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा में बीच में बस एक ये आ गया है और ये रैखिक युग्म बन गए हैं। तो यहाँ पर मैंने रैखिक युग्म की परिभाषा लिखी हुई है, और देखो आप पूरी परिभाषा पढ़ेंगे तो एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको ये कॉन्सेप्ट। तो देखो रैखिक युग्म क्या है, जब दो आसन्न कोण इस प्रकार से होते हैं, तो देखो पहली बात तो ये कि ये कोण आसन्न कोण होते हैं, एक दूसरे से लगे हुए, एक दूसरे से सटे हुए, इस प्रकार होते हैं कि उनकी बाहरी भुजाएं, देखो इस कोण की और इस कोण की बाहरी भुजाएं एक ये और एक ये है, ये तो उभयनिष्ठ है ना, कॉमन वाली बाहरी भुजाएं ये दोनों हो गई हैं। अगर ये बाहरी भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं तो ऐसे कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं, और इनका योग होता है 180 अंश, ये मैंने आपको बता दिया है। समझ गए आप रैखिक युग्म क्या होता है? आसन्न कोण होने चाहिए एक दूसरे से लगे हुए और ये सीधी रेखा हो। तो अब एक बात का ध्यान रखना कि सभी रैखिक युग्म, जो रैखिक युग्म होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं, सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण होते हैं। लेकिन उल्टा सच नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म है। भाई ये आसन्न कोण है ना, लेकिन ये रैखिक युग्म तो है नहीं, उसके लिए तो एक सीधी रेखा होनी चाहिए थी, ये पूरा यहाँ होना चाहिए था। तो सुनिए, सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं, लेकिन सभी रैखिक युग्म आसन्न कोण होते हैं। अब ये बात समझ आ गई? हाँ, तो एक एक नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न, अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि ये है 60 अंश और आपको बताना है कि ये कोण क्या है, तो कैसे करोगे? तो करना है क्या, सिंपली हमने लिखना है पहले ये, जैसे लिखा है ना, तो यही लिखना है कि कोण AOC प्लस कोण ये BOC लिखो या COB लिखो, ये 180 है, ये तो दिया है और ये हमने ज्ञात करना है ना। ये दिया है 60 और ये हमने ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC ये उधर जाएगा और ये हो जाएगा 120 अंश। तो ये इसका आंसर है 120 अंश, ठीक है।
और देखो दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, ये रैखिक युग्म हैं। ठीक, आई होप आपको रैखिक युग्म क्या होते हैं ये भी एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करना मतलब काटना, तो ये एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। एक दूसरे को ये बिंदु O पर काट रहे हैं। तो जब भी ये इस तरह से काटते हैं तो जो ये कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, इनको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब उनके शीर्ष इस तरह से एक दूसरे से लगे हुए, और ये कोण और ये कोण, इनको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। समझ गए? तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो चार कोण बनते हैं। यहाँ पर एक कोण बन रहा है कोण AOC, दूसरा है कोण COB, तीसरा है कोण BOD, चौथा है कोण AOD। चार कोण बन रहे हैं। तो ये कोण और ये कोण, ये तो हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये कोण और ये कोण भी आपस में शीर्षाभिमुख हैं। तो समझ गए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इस तरह से। ओके, अब शीर्षाभिमुख कोणों की एक खास बात है कि ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये है 60 अंश, तो ये भी 60 होगा। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो क्या है यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों की विशेषता क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैं आपको फिर से ये स्पष्ट कर दूं कि शीर्षाभिमुख कोण तभी बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्योंकि बहुत बार आपके पास इस तरह से कभी कभार आ जाएगा कोई क्वेश्चन कि एक दिया होगा ये और दूसरा दिया होगा ये। ठीक है, तो इसमें मत बोल देना कि ये शीर्षाभिमुख कोण है कि भाई ये और ये शीर्षाभिमुख हैं, ये और ये शीर्षा, नो 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 नो, ऐसा मत बोल देना। क्यों? ये शीर्षाभिमुख क्यों नहीं है? क्योंकि ये सीधी रेखाएं ही नहीं हैं। शीर्षाभिमुख कोण के लिए दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक रेखा तो सीधी है और जो दूसरी वाली रेखा है वो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ये सीधी है लेकिन ये तो नहीं है ना, तो अभी भी ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, नहीं है। तो शीर्षाभिमुख कोणों के लिए क्या होना चाहिए? दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटें। तो बिल्कुल अब ये और ये शीर्षाभिमुख है और ये शीर्षाभिमुख है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यानी ये और ये बराबर है और ये बराबर हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया क्या? अब एक आपके पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, इसको ये सिद्ध करने के लिए आता है, ये बात सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह प्रश्न आपके पास आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सिद्ध। आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो फिगर हम यही बनाएंगे, तो इसी फिगर को ध्यान में रख के हम यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कोण AOC प्लस कोण BOC कहो या COB कहो, बात एक ही है। इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, याद है। एक सीधी रेखा में दो कोण स्थित हैं, दो आसन्न कोण हैं एक सीधी रेखा में, तो इनको प्लस करके 180 अंश आएगा और ये रैखिक युग्म है। तो ये और ये प्लस करेंगे हम
180 आ गया। अब फोकस करो इस पे और इस पे। अगर हम इनको प्लस करते हैं यानी कोण BOC प्लस कोण BOD, क्या होगा? इसको और इसको प्लस करेंगे, क्या होगा बताओ? ये भी एक तो, ये भी तो 180 होगा, ये भी तो रैखिक युग्म है भाई, ये सीधी रेखा है और इस पे ये दो आसन्न कोण हैं, तो ये भी रैखिक युग्म है। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए आप, ये इनको प्लस करके 180 आया, इनको प्लस करके 180 आया, तो यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए एंगल AOC प्लस, मतलब ये और ये मैं बराबर लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये दोनों 180 हैं, तो दोनों के दाएं पक्ष बराबर है ना, तो दोनों बाएं पक्ष भी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही 180 अंश हैं। तो ये बराबर ये, तो BOC कट गया, बचा क्या? एंगल एंगल BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एक तो ये हो गया है प्रूफ, पहला वाला प्रूफ हो गया है। अब दूसरा वाला शीर्षाभिमुख कोण देखते हैं, दूसरे वाले वो कैसे होगा। तो अब उसमें क्या करेंगे हम, देखो इसको और इसको प्लस करके क्या आएगा, कोण BOD प्लस कोण AOD। अगर हम इसे और इसे आपस में प्लस करें क्या आएगा, 180, क्योंकि ये भी तो रैखिक युग्म है। भाई इसको और इसको प्लस करेंगे 180 आएगा, क्योंकि ये भी तो सीधी रेखा में दो आसन्न कोण हैं। अब देखो, अब एक इसे उठाओ और एक इसे उठाओ, ये बराबर होगा इसके, क्यों? क्योंकि ये भी 180, ये भी 180 है। तो यहाँ पर लिखो BOC प्लस BOD, ये बराबर होगा एंगल BOD प्लस एंगल AOD, है ना। BOD कट गया, क्या बचा? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, हेंस प्रूव्ड। देखो ध्यान से, BOC कौन सा एंगल है? ये वाला। BOC ये वाला है, और AOD कौन सा एंगल है? ये है AOD। तो है ना, ये इक्वल हो गए, ये इक्वल, तो ये प्रूफ हो चुके हैं। अगर आपको ये और आसानी से प्रूफ करने हैं तो बहुत आसान है कि आप इनको ऐसे नाम दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब मैं क्यों ये कह रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्कूल में टीचर्स मना करते हैं ऐसे लेने को, वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे लिखो, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। लेकिन अगर आपके टीचर ओके हैं 1 2 3 4 नंबर लिखने से, तो ये आसान है लिखना। यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 4 लेके सॉल्व करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये आपको लिखना अलाउड है, चलो एक काम करते हैं, अलग से करते हैं इसे। देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ओके। सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, इसको और इसको मिला के 180 अंश होगा, क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में अगर इनको प्लस करें तो ये भी तो 180 आएगा। अब ये भी 180, ये भी 180, तो इनको बराबर करते हैं आपस में, तो 1 और 2 यानी दिस प्लस दिस बराबर दिस प्लस दिस, तो ये कट गया, क्या बचा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये और ये बराबर हो गए हैं ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक। अच्छा, अब हमने ये और ये लिए थे, ये और ये लिए थे, अब ये और ये लेंगे, चाहे ये और ये ले लो, बात एक ही है ना। ऐसा नहीं, देखो
आप चाहे इसको और इसको प्लस करके 180 लिखो या इसको और इसको प्लस करके लिखो, बात एक ही है। चलिए काम करते हैं, मैं इसको और इसको प्लस करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका कारण भी क्या है, अब देखो, कुछ ऐसा उठाओ जिससे 1 कट जाए, ये वाला उठाओ, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि ये दोनों बराबर हैं, अब हमने ये भी तो देखने हैं। तो ऐसा उठाओ जिससे 1 कट जाए, तो ये वाला उठाओ। तो एक उठाते हैं, एक तो यही है और एक ये उठाओ। तो यहाँ पे दोनों के बराबर 180 है, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4। 1 से 1 कट गया, बचा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये प्रूव हो गया। तो 1 और 3 इक्वल आ गए, 2 और 4 इक्वल आ गए, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये टॉपिक। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, और आप अपने सामने भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इससे इस चैनल को ग्रो करने में मुझे मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।